हेलो एंड वेलकम। आज हम आपको एक एक्टर से मिलवा रहे हैं। इनका नाम है सैफ अंसारी और ये गज़ब की एक्टिंग करते हैं। आप इनकी एक्टिंग देखेंगे तो इनकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकते। इनकी सूरत और सीरत शाहरुख खान से मिलती है, और क्या ये शाहरुख खान के किसी रिश्ते में हैं, ये इन सब बातों के बारे में हम बातचीत करेंगे। और कैसे ये उभर कर सामने आए हैं इनसे हम पूछेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अवतार सिंह सेठी और आप देख रहे हैं दी अवतार सेठी शो। कभी नहीं। ठीक है, तो फिर अब हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। स्ट्राइक पे? अच्छा ठीक है, पहले मना कर दो छुट्टी के लिए, फिर हाँ बोल दो। छुट्टियों की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, तो टॉप लेवल का हो गया मैनेजमेंट नहीं? भाई कभी कभी करना पड़ता है आराम से। अभी आ जाएगा वो फिर से। ये मेरे वेटर लोगों के लिए। अभी दिखाता हूँ। देख कैसे आया। गो गो एंजॉय योर हाफ डे। मंटो और गुरुदत्त भी तो मतलब डिफरेंट पीपल सेम स्टोरी ऐसा। तो आइए मिलवाते हैं आपको सैफ अंसारी से। सैफ, हमने आपका नाटक देखा हेमलेट सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में। उस दिन एक खास बात हुई जो अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती। वो ये थी कि वहाँ पे मौजूद दर्शक कोई भी अपनी सीट से हिला नहीं, मन मुग्ध होकर वो देखते रहे और आपस में बातचीत भी नहीं की। इतना अच्छा उनको ये नाटक लगा। हम थोड़ी झलक देखते हैं उस हेमलेट नाटक की। पैशनेट है बट उसको खुद नहीं पता चलता है कि मुझे करना है, कब करना है। कहीं कहीं मैं उसको लेजी भी समझता हूँ, कहीं कहीं वो बहुत ही एक्साइटेड भी हो जाता है। एनिग्मेटिक अगर मैं कहूँ, उस तरह का कैरेक्टर मैं हैमलेट को समझता हूँ। क्लॉडियस से प्यार करती है, पावर से प्यार करती है, या किसी भी चीज़ से प्यार नहीं करती। तमाम तरह के क्वेश्चंस होंगे जब क्वीन का कैरेक्टर लोगों के सामने जाएगा। सैफ, हमने आपका नाटक हेमलेट देखा और उसमें आपने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। एक तो आपका ग्रुप भी बहुत बड़ा था और उसके बावजूद वहाँ पे जो आपकी मूवमेंट्स थी, जो करतब आपने दिखाया स्टेज पर, और जो फास्ट पेस था और जिस तरह से टाइमिंग्स आप सबने निकाली, वो गज़ब की थी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कब सोचा कि मुझे एक एक्टर बनना है? फिर उसके लिए क्या तैयारी की, कैसे उभर कर सामने आए? सर ये मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे मैं इस एक्टिंग फील्ड में आने के लिए तैयार हो गया। बट सिनेमा और थिएटर और फिल्म ही पहला मेरा इंटरेक्शन था एक्टिंग से रिलेटेड। तो मैं स्कूल में था, आई थिंक केजी में था, एंड देन उस वक्त कोई आती का खंडाला एक फिल्म थी आमिर खान की, मतलब वो गाना था, उसमें वो एक स्टेप था रुमाल से, और वो काफ़ी फैंसी और लगता था मुझे। और मेरी पहली परफॉर्मेंस आई थिंक वही थी जो मैंने स्कूल में करी थी एनुअल डे पे, उस डांस परफॉर्मेंस में आती का खंडाला जो गाना था। वहाँ से फिर देन मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, मेरे को ऐसा लोगों के सामने जाके परफॉर्म करना चाहिए। तो एक बार मुझे एक हमने पैरोडी बनाई थी उस पर, उसमें मुझे प्रिंस का रोल दिया गया एंड आई वाज सो नर्वस कि मैं रोने लगा कि मैं कहा कि मैंने कभी इस तरीके से किया नहीं है एक्टिंग वगैरह, और मैं टीचर के सामने रोने लगा। एंड देन उन्होंने कास्ट चेंज किया कि अच्छा अगर आप प्रिंस नहीं करना चाहते तो आप क्या करें? मैं कहा मैं नरेशन करूँगा इस प्ले में, और मैं एक माइक के सामने खड़ा हो गया एंड देन टेलिंग दिस स्टोरी कि ऐसा हुआ वैसा बना टाइम ये वो। एंड देन थोड़ा सा स्कूल में और लोगों को जब मैं परफॉर्म करते हुए देखता तो शर्म आती कि नहीं यार टीचर के सामने कैसे परफॉर्म करूँगा। बट लोगों को देख देख के बाकी स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो लोग जाते थे प्ले करने वगैरह स्कूल्स में और डिफरेंट जगहों पे। तो फिर आपने उसके लिए ट्रेनिंग भी ली कहीं से? नहीं, मुझे बस फिल्में देख देख के ना मैं इमिटेट करता था एक्टर्स को, जिसमें शाहरुख खान भी रहते हैं और अमिताभ बच्चन और जॉनी लीवर। तो इन सब को एक्टर्स को देख देख के ना बहुत मज़ा आता था परफॉर्म में। बट टीचर के सामने जब परफॉर्म करना था तो मैं नर्वस हो जाता था। मैं मना कर नहीं मैम मुझे नहीं आता है। शराबी का अमिताभ बच्चन, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर्स होते थे। जैसे कुछ की शराबी के कैरेक्टर्स आने चाहिए। मैंने एक्चुअली देवानंद साहब की एक जगह लाइन पढ़ी थी कि
एक एक्टर को शराबी की एक्टिंग भी करनी आनी चाहिए और साधु की एक्टिंग भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि एक्टर की वो गाइड में उन्होंने वो साधु की एक्टिंग करके वो बताई थी। वर्सटैलिटी होती है एक एक्टर की। तो वो मैं स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने करता था। वो मुझे पुश करते थे कि भाई तू स्कूल थिएटर में क्यों नहीं जुड़ जाता, सोसाइटी में जुड़ जा। एंड देन वो मुझे लेकर गए और मैंने टीचर के सामने फाइनली वो जो नर्वसनेस थी वो ब्रेक करा और मैंने परफॉर्म किया और मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करके। देन मुझे हिम्मत मिली एंड देन एक बार स्कूल में सबसे पूछा गया, 9th-10th के स्टूडेंट्स थे हम, कि आफ्टर दैट आप क्या करेंगे। तो सब कोई कह रहा है कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं कॉमर्स पढ़ूँगा या मैं आर्ट्स फाइन आर्ट में कुछ लिटरेचर पढ़ूँगा। मैंने कहा मैम मुझे टीवी पर आना है और मुझे एक्टिंग करनी है। तो वो सब लोग ऐसे अरे टीवी में कैसे आएगा, ये आएगा, मैं आएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता बट मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। देन 12th ख़त्म हुई और उसके बाद आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है कि भाई अब फाइनली आप किस चीज़ में जाना चाह रहे हैं, क्या पढ़ोगे, और ताकि अपने करियर को बना सको। कॉलेज जाओगे या पर्टिकुलर कोई कोर्स करोगे। मैंने कहा नहीं, अब मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, ये सब बेकार की चीज़ होती है। कॉलेज जाऊँगा, पढ़ाई करूँगा, जॉब करूँगा और अपना मतलब। फिर मैं कॉलेज गया। फर्स्ट मंथ में मुझे 10 डेज़ की एक्टिंग वर्कशॉप कॉलेज सोसाइटी में, थिएटर सोसाइटी भी होती है कॉलेज में, तो वो मुझे चस्का लग गया। मैं चला गया। मैंने कहा कि शाम को 2 घंटे ही तो जाना है, पता भी नहीं चलेगा घर पे, 10 दिन की वर्कशॉप है, कर लेंगे। लेकिन वो 10 दिन से रात तक नहीं ख़त्म हुए। आपका जो नाटक हमने देखा ना हेमलेट, अब वो अडेप्टेशन है। जी। अडेप्टेशन बहुत मुश्किल होती है। एक तो भाषा की बात होती है, दूसरा ये है जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ पर जो उस कंट्री के रेलेवेंस क्या है, उन लोगों के क्या रेलेवेंस है, तो वो सब चीज़ें बड़ा मुश्किल होती हैं। तो आपने ये नाटक क्यों चुना और हेमलेट का जो आपने किरदार अदा किया वो इसलिए किया कि उसमें शेड्स बहुत थी, आपको कुछ करने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो क्या कारण था कि आपने हेमलेट को चूज़ किया? सर सबसे पहले मैं लगातार 4-5 साल से थिएटर कर रहा था। उस वक्त जब मैंने हेमलेट सोचा, मैंने कहा कि एक एक्टर की लाइफ में विलियम शेक्सपियर आना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज विलियम शेक्सपियर ने दुनिया को लिटरेचर में और दुनिया को उस तरह के कैरेक्टर्स दिए हैं जिसमें ज़िंदगी भी दिखती है, जिसमें फैंटेसी भी दिखती है, कि बहुत सारे शेड्स होते हैं कि इंसान कितना ग्रे हो सकता है, इंसान के शेड्स बहुत होते हैं, कितना पेनफुल हो सकता है उसके लिए कुछ भी ज़िंदगी में मोमेंट्स, कितने रिवेंजफुल हो सकता है, कितना ही मतलब काफ़ी सारे जो कैरेक्टर्स हैं शेक्सपियर के इतने इंटरेस्टिंग हैं कि उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखते हैं। और हैमलेट एक ऐसा है कि एक कोटेशन है कि इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर यू हैव टू डू 2 कैरेक्टर्स इन द थिएटर। इफ़ यू आर अ मेल देन यू हैव टू डू हैमलेट इन लाइफ। एवरी एक्टर हैज़ अ ड्रीम कि एक हैमलेट करने को मिले। एंड देन इफ़ यू आर अ फीमेल एक्टर देन यू आर लुकिंग फॉर लेडी मैकबेथ। It's a very strong character in terms of female actors. तो उसमें मुझे लगा कि मैंने विलियम शेक्सपियर कभी करा नहीं और हमारी टीम ने और ग्रुप ने, हमारे लोगों ने, सबने सजेस्ट किया कि क्या करें। मैंने कहा कि यार शेक्सपियर का कोई भी प्ले कर लेते हैं और समवन सजेस्टेड कि हैमलेट करते हैं। मैंने कहा यार हाँ हैमलेट, मतलब फिर हमने उसको पढ़ा, उसके सिनॉप्सिस को पढ़ा उस टाइम एकदम से कि यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्ले कल पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग तो होगा ही, लेकिन उसके बाद जो उसकी एक्टिंग करनी है, जो आपको एक्सप्रेशंस लाने हैं, और इतनी तेज़ी से, इतना फास्ट पेस था कि टाइमिंग्स का भी ख्याल रखना है और फिर उसमें आपको वो एक्सप्रेशंस इतनी जल्दी चेंज होते हैं, वो करना तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। सर बहुत डिफ़िकल्ट रहा, बल्कि शुरू में तो मुझे इस कैरेक्टर के साथ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने पहले क्या करा कि प्ले जब पढ़ा, इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, तो मैं सारे शेड्स लिख रहा हूँ कि अच्छा हैमलेट कैन बी मेलैंकोली, ही इज़ अ वेरी रूड, ही इज़ मिसोजिनिस्ट, काफ़ी सारे शेड्स थे। बट मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं इन इमोशंस को कैसे पुट करूँ। देन टीम ने बहुत सपोर्ट करा एंड देन रिसर्च वर्क। एज एन एक्टर जब आप रिसर्च करते हैं, सब मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, अभी मैं बहुत पतला हूँ, लेकिन उससे जब मैंने इसका पहला शो करा था तो मैं और ज़्यादा पतला था, कि दैट वाज द बिगिनिंग। कि 2-3 महीने मैंने उसमें पूरा फोकस किया, मन नहीं करता था खाना खाने का, क्योंकि ऐसा लगता था कि अच्छा हैमलेट तो इतना पेन में है, तो तुम कैसे खाना खा सकते हो पेट भर के। तो वो सब चीज़ें बड़ी पर्सनल लाइफ और दिस कैरेक्टर हैमलेट, ये दोनों बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करते थे कि आप खुश नहीं हो सकते क्योंकि हैमलेट खुश नहीं रहता है, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, वो हंगर मुझे अपनी लाइफ में भी छोड़नी पड़ी
कि हर चीज़ की, कि अगर मुझे लग रहा है कि मुझे 8 घंटे सोने में मज़ा आता है, मैं 5 घंटे में उठ जा रहा हूँ ज़बरदस्ती। क्योंकि- अच्छा, हेमलेट का ना कोई ख़ास डायलॉग जो आपको बहुत अच्छा लगता है और जो आपका मन पसंद है, वो हमें बोल के बताइए। सर मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगता है जिसमें मैं अपनी माँ से उससे क्या नाम है, जब ओफिलिया की डेथ हो जाती है, और एक्चुअली वो बहुत फेमस स्पीच भी है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। उसमें जो हिंदी में हमने करा था उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो मुझे बहुत, क्योंकि उसमें वो लाइफ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, वो ज़िंदगी की बात कर रहा है सबसे ज़्यादा, कि जो यूनिवर्सल सवाल भी है कि आखिर मरने के बाद होगा क्या, इज़ देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ, या कुछ होता है कोई आपके गुनाहों का और अच्छे कामों का कुछ हिसाब किताब होगा, इज़ देयर एनी गॉड, या कुछ होता है। उस पर वो बहुत खूबसूरत सवाल उठाता है शेक्सपियर उस ज़माने में। तो वो है, मैं आपको कुछ बताता हूँ अगर आप इजाज़त दें। जी जी जी। जीना है या मरना है, बस यही तय कर, अच्छा क्या होगा, जालिम तकदीर की तीरों की चोटों को मन ही मन सहना, या मुसीबत के समंदर के खिलाफ हथियार उठाकर उसका खात्मा कर देना, मर जाना, सो जाना, बस काश कि हम एक नींद लेकर कह सकते कि अब इस सीने में कोई दर्द नहीं, ना ही वो हज़ार चोटें ज़िंदगी की जो इस हाड़ मास के पुतले को विरासत में मिली है, लेकिन मौत की नींद में ना जाने कैसे कैसे सपने आए, उसी के डर से तो हम ठिठक जाते हैं और झेलते रहते हैं ज़िंदगी को एक लंबी काली बला की तरह। अगर ऐसा ना हो तो कौन सहे नाकाम मोहब्बत की कचोट कराती हुई ज़िंदगी का बोझ, कौन सहे जब मौत के बाद कोई चीज़ आपको परेशान ना करे। तो इस तरह का सब कुछ था। वाह, बहुत बढ़िया। एक ख़ास जो मुझे सीन अभी भी याद आ रहा है उसका, कि आपने एक टेबल से छलांग लगा के आपने एक फ्रंट रोल किया, उसके बाद आप स्टेज से उतरे, पब्लिक के अंदर से होते हुए वापस स्टेज के ऊपर, इतनी ऊंची स्टेज, उसके ऊपर आपने जंप किया, और ये इतना बढ़िया टाइमिंग के साथ में हुआ कि बाकी आपके कलाकार बिल्कुल आपके साथ साथ वैसे ही कर रहे थे। तो ये देख के मुझे ब्रॉडवेज याद आया। मैं बहुत बड़ी कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैंने ब्रॉडवेज बहुत देखे हैं यूएसए में, वहाँ पे भी बहुत बड़ी टीम होती है और वो बहुत बड़े अच्छे टाइमिंग्स के साथ में म्यूज़िकल प्लेस होते हैं। इस तरह की जो करतब आपने किया ना, ये मैंने दिलीप कुमार साहब की 1-2 फिल्मों में देखे थे। वो एक तो थी उनकी बड़ी पुरानी, तब शायद आपने वो देखी नहीं होगी, आन फिल्म थी, मैंने बहुत पहले देखी थी। हाँ जी जी जी। और एक कोहिनूर फिल्म थी। तो उनमें वो शरारत वाले जो डायलॉग भी बोलते हैं और जो लव सीन्स हैं वो भी हैं। तो वो देखकर मुझे उन फिल्मों की याद आ गई। तो मुझे लगा कि आप में तो बड़ी कला बहुत भरपूर है। तो सर हाँ जी हाँ, बताइए इसके बारे में। सर ये टोटल एज एन एक्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, कि लाइक आपको अपना बॉडी वेट पता है, मैं किस तरीके से मूव करता हूँ, किस तरीके से मूव नहीं करता हूँ, क्या जंप मैं किस तरीके से और स्पेस का आपको मालूम होना चाहिए। वो हमारे लिए भी नया था ऑडिटोरियम, और हमारी पूरी टीम के लिए भी नया था, बट हमने उस सीन को इतने रिहर्स करा हुआ था, प्रैक्टिस किया होता, दैट वर्क्स। अगर आप प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और आप अपना काम करके रहे हैं प्रैक्टिस करने के बाद, देन वो हमेशा उस पॉइंट तक पहुंचेगा। और फिर वो जो इम्प्रोवाइजेशंस होती है दैट, क्योंकि आपको मालूम नहीं है 14-15 लोग हैं, कौन किस तरह मूव कर रहा है, बट वो इम्प्रोवाइजेशंस आपको हेल्प करती है क्योंकि सबके सब कनेक्टेड है टेक्स्ट से, उस पर्टिकुलर सीन के मूड से। तो इस वजह से वो सीन वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी लगा कि ये क्या हो रहा है। और वो सीन शेक्सपियर ने एक्चुअली नहीं भी लिखा है, वो है भी नहीं, वो टोटल हमारी इमेजिनेशन ही था कि लेट्स, अगर हैमलेट को ढूंढा जाएगा फोर्ट में, उस डेनमार्क के किले में, तो किस तरीके का हुआ, क्योंकि वो तो जानता है अपने हर एक कोने को। तो वो हमने एक लिबर्टी उठाने की कोशिश करी कि उसका घर में कैसे, अगर कोई बचने की कोशिश कर रहा है तो कैसे हो सकता है। तो वो हमने एक इमेज ऑडियंस को पहुंचाने की कोशिश की। बहुत खूब था वो। अच्छा, आपकी जो टीम है, ये टीम आपने खुद तैयार की है, तो इस टीम को आपने कैसे तैयार किया कि सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी और ऐसा लग रहा था कि सारे मंझे हुए कलाकार हैं, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले चुके हैं, NSD से या फिर पुणे से कहीं ले चुके हैं, लेकिन मुझे पता ये लग रहा है कि आप सारे के सारे बिना ट्रेनिंग वाले। सर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमारी आधे से ज़्यादा टीम में, जैसे मैं श्रीराम
सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से ट्रेंड एक्टर हूँ, बाकी मेरी टीम में भी कुछ लोग थे, बट मैक्सिमम जो कास्ट थी वो काफ़ी नई थी। बट दैट डेडिकेशन, सबका एक थॉट कि हमें इस प्ले को इस तरीके से करना है, एंड आवर डायरेक्टर वांट्स दिस एंड दिस इज़ द सीन, इसकी ये टेंशन हमें ऑडियंस तक पहुंचानी है। एक्चुअली ये जो इमोशन है पर्टिकुलर, वो बहुत हमने हमेशा से सॉर्टेड रखा था कि सीन दर सीन जितने भी सीन आएंगे और जितने भी एक्टर्स उस सीन में आएंगे, उनका मोटिव रहना चाहिए कि वो पर्टिकुलर क्या इमोशन है उस सीन में, पर्टिकुलर क्या टेंशन है, वो कन्वे होना चाहिए ऑडियंस को। तो वो हमने एक चीज़ बहुत शुरू में ही रख ली थी रिहर्सल्स के दौरान कि भाई आई डोंट नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट अगर आपका सीन जो कह रहा है वो ट्रूथफुली नहीं पहुंच रहा है, देन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उसमें अब नया हो चाहे एक्सपीरियंस एक्टर थोड़ा सा और आसानी से समझता है और कर पाता है, नए एक्टर के लिए थोड़ा एक स्ट्रगल रहता है, वो रहा। वो इसी वजह से शायद वो रिहर्सल्स रहती हैं 1-1 महीने की और प्रैक्टिस रहती है 4-4, 6-6 घंटे एक्टर्स लगे हुए हैं, एंड उसी वजह से वो अचीव कर पाए कि आपको पर्टिकुलर वो स्टोरी में क्या क्या है, क्योंकि एज एन एक्टर यू आर अ स्टोरी टेलर, यू हैव टू टेल द स्टोरी। लेकिन डायरेक्टर तो आप ही थे। और ये एक और बात मैं दर्शकों तक बताना चाहता हूँ कि सैफ ने ही उस प्ले को डायरेक्ट किया इतनी बड़ी कास्ट के साथ, और ख़ुद जो है आप लीड रोल कर रहे हैं और इतना मुश्किल नाटक है, तो डायरेक्शन भी आप कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। इसको कैसे निभाया आपने? सर ये पूरा वो जो थिएटर की ट्रेनिंग रही है, कई सारे एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स के साथ जो काम करा, उनके प्रोसेस को देखा, काफ़ी बहुत बारीकी से मैंने ऑब्जर्व किया था। जब मैं श्री राम सेंटर की रेपेटरी कंपनी में था एज एन एक्टर, मैं वहाँ कर रहा था, तो जब मैं डायरेक्टर्स को देखता था जूझते हुए हमारे साथ, क्योंकि एज एन एक्टर जब आप इधर हैं तो आप डायरेक्टर के पेन को नहीं समझते हैं, बट वो इतना पर्सनल लगाव हो जाता है हर नाटक में, हर एक टीम मेंबर के साथ, डायरेक्टर के साथ, कि आपको पता चलता है कि कैसे वो काम करना है। उसने मुझे बहुत हेल्प करा कि अपने सभी तरह के एक्टर से डील करने में। मैं कभी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता था, कभी बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा हम प्लेफुल हो जाते थे, तो पीपल यूज टू क्राई कि एक्टर रो भी रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस सीन को निकालें। मतलब वो स्ट्रगल बहुत रियल और बहुत ऑनेस्ट था सबका। और उस ट्रेनिंग ने, जो मैंने बाकी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे थे डायरेक्टर्स के साथ, उसने मुझे उन सब चीज़ों को टैकल करने में बहुत हेल्प करा कि अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो चीज़ें जल्दी नहीं तो देर से ही आराम से पहुंच जाएंगी, हो जाएंगी। तो इस वजह से वो कर भी पाया हूँ इतनी बड़ी टीम के साथ में। अच्छा, एक बात अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या शाहरुख और आप किसी मेले में खोए हुए भाई तो नहीं? आई थिंक सर मैं उस जनरेशन से हूँ जिसमें जब शाहरुख खान अपनी फिल्में कर रहे थे, मैं बड़ा हो रहा था देख देख। वो तो आप बेटे हो सकते हैं। ये तो मेरे मतलब ये तो वही बात पता है और तो सर उस चीज़ ने मुझे मतलब फिल्मों, मतलब शाहरुख खान के उन फिल्म्स ने बहुत इम्पैक्ट डाला। और जब स्कूल में होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको और कनेक्ट करती हैं और हिट करती हैं, क्योंकि आप देख रहे होते हो और बहुत यंग रहते हैं, तो शरारत करने का मन करता है, आज शाहरुख खान बन के जाऊँगा, आज मैं फला एक्टर बन के जाऊँगा, आज मैं। तो वो चीज़ों ने बहुत मेरे पर्सनैलिटी में, आई थिंक वो शाहरुख खान का इसीलिए एक इफेक्ट रहता भी है। और बट शाहरुख खान इज़ अ अमेजिंग पर्सन, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग है एज एन एक्टर, वो बहुत कमाल के हैं, उसमें कोई शक नहीं है। बट ये सब इंस्टीट्यूट, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन, एनीथिंग, एज अ फैमिली मैन। तो वो हमेशा बहुत इंस्पायर भी करते हैं हम यूथ को और हम सब सारे एक्टर्स को। इसीलिए तो करोड़ों फैन है उनके। एग्जैक्टली सर, इतनी दीवानगी, इतनी मोहब्बत खुदा पता नहीं किसी किसी को देता है, और वो बहुत कमाल है। अच्छा, एक बात अब बताइए, यहाँ पे क्योंकि शाहरुख खान का जिक्र आया है और ये जिक्र आया है कि आपकी उनसे शक्ल मिलती है और आपका एक्टिंग स्टाइल भी कहीं कहीं उनसे मिलता है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे देते हैं, तो आगे क्या जब आप फिल्मों में जाना चाहेंगे तो क्या ये एक बाधा नहीं हो सकती? सर आई थिंक मैंने ये चीज़ें कई अपने प्लेस में ब्रेक भी करा है। ये कई कभार मुझे बहुत पर्सनली परेशान भी करता था, क्योंकि एज एन एक्टर मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ, अब वो आपको लुक से थोड़ा सा लगा या मेरे एक अंदाज से लगा कि अरे ये तो ऐसा है, बट दैट ऑनेस्टी टू डू योर थिंग्स ऑन लाइक टाइम और एक करेक्ट तरीके से करना, वो मुझे लगता है कि वो मुझे कहीं नहीं रोकेगा अगर मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ।
बाकी रही शाहरुख खान की, तो इंशाल्लाह शाहरुख खान के साथ फिल्म भी मैं करना चाहूँगा। बिल्कुल, राम और श्याम कर सकते हैं जैसे वैसे ही एक फिल्म को कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा आइडिया है प्रोड्यूसर्स के लिए Exactly. जो अगर ऐसा कुछ करना चाहें तो आपको उसमें ले सकते हैं। ज़रूर बुलाएं। अगर आप शाहरुख खान की बायोपिक करना चाह रहे हैं या शाहरुख खान की किसी भी फिल्म का पार्ट 2 बनाना चाह रहे हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू। ये तो बहुत ही अच्छा आपका आइडिया आपने दिया। बायोपिक अगर करना चाहता है कोई तो उसमें तो आप बड़े बिल्कुल फिट रहेंगे उनके यूथफुल या बच्चे के रोल के लिए या कैसे भी। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ से आगे आप कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर मैं अब एक आर्टिस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि वो अपने आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम इस प्ले के ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए एज एन एक्टर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कनेक्ट करूं, और ख़ासकर अपने आर्ट के ज़रिए ही, अपने प्लेस के ज़रिए, अपनी मूवीज़ के ज़रिए, अपने किसी भी तरीके से, बट कनेक्शन टू ऑडियंस और लोगों से कनेक्ट करना ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मुझे ऐसा लगता है एज एन आर्टिस्ट। तो वही मैं चाहूँगा कि आगे की जर्नी मेरे जो मैं देख रहा हूँ कि मैं फिल्म्स में बेहतर रोल्स करूँ और अपने प्लेस को और ज़्यादा बड़े लेवल तक ले जाऊँ और डिफरेंट शहर में डिफरेंट लोगों के सामने। देखिए, प्लेस की तो अपनी एक लिमिट रहती है। जो फिल्म्स के थ्रू आप पहुंचते हैं करोड़ों लोगों तक अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वो तो स्टेज प्लेस के थ्रू हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, स्टेज की जो आपकी ट्रेनिंग है वो वहाँ फिल्मों में काम आ सकती है। तो अब फिल्मों के लिए आप क्या समझते हैं कि किस तरह से आप पहुँच सकते हैं और कैसे वहाँ अपनी जगह बना सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं? अब तो पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था एक्टर्स के लिए, अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पर एज एन एक्टर आपको काफ़ी अच्छा चांस मिल सकता है। और ऑडिशंस के थ्रू, जैसे आज के डेट में पहले कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे, कास्टिंग एजेंसीज नहीं होती थी, वो सब आपस में ही प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग कर लेता था। अब जब से कास्टिंग डायरेक्टर्स आए हैं, इससे कई एक्टर्स के लिए बहुत आसान भी हो गया। हमारी टीम के ही कई एक्टर्स अभी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, तो वो वी आर होपफुल कि आगे भी बेहतर हम ऑडिशंस दें और बेहतर प्रोजेक्ट्स के लिए कास्टिंग डायरेक्टर से मिले। जैसे अभी मुझे छापड़ा का नाम याद आ रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर हैं और बहुत ही वो वीआईपी बन गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कास्ट किया, लोगों को अच्छे रोल्स में कास्ट किया, उनकी फिल्में चली हैं। तो वो एक ज़रिया हो सकता है आपका, जैसे आपने कहा कि उनके थ्रू आप फिल्मों में जा सकते हैं, ब्रेक मिल सकता है और अपनी जगह बना सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है और हमें बड़ी खुशी हुई। इसके अलावा आप बताइए कि आजकल कौन सा दूसरा प्ले कर रहे हैं? सर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक मेरे को फॉर्म लगती है जो मैंने अभी तक करा नहीं है, क्योंकि एज एन एक्टर मैं भी खुद को चैलेंज देने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन इज़ माई सेकेंड थिंग। डायरेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा पहला प्यार नहीं है, वो मैं करता हूँ, लेकिन एक्टिंग इज़ माई फर्स्ट लव। और मैंने कभी स्टोरी टेलिंग में दास्तान गोई एक फॉर्म है जिसमें आप दास्तानें सुनाते हैं, 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक कोई सेट नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, देयर इज़ नथिंग, देयर इज़ वन गाय सिटिंग एंड ही इज जस्ट टेलिंग द स्टोरीज। तो वो एक फॉर्म है जो मैं उस पर अभी मैं रिसर्च और पढ़ाई कर रहा हूँ कि क्या करें, उसको कौन सी स्टोरी सुनाएं। तो उसमें ये होता है कि सर जब थिएटर वगैरह मुग़ल के टाइम पे बंद कर दिया गया था कि नाच गाना बंद हो जाएगा और एक्टिंग वगैरह और इस तरह के नौटंकियाँ नहीं होंगी, तो उस वक्त एक फॉर्म बहुत कमाल की इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें हालांकि वो थी पर्सियन और गल्फ़ कंट्रीज से आई थी। उसमें स्टोरीज सुनाई जाती थी जो मैजिकल वर्ल्ड की होती थी और अलिफ लैला की स्टोरियाँ हुआ करती थी, अमीर हमज़ा की स्टोरियाँ हुआ करती थी। तो दास्ताने सुनाई कि हाज़रीन हुआ यूँ कि एक बार ऐसा हुआ वैसा हुआ, और इस तरीके से वो फॉर्म के बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ और उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ कि वो स्टोरी मैं ऑडियंस के सामने, और एज एन एक्टर भी मेरे लिए भी वो बहुत चैलेंजिंग है। मैंने ये कहीं देखा है स्टेज के ऊपर, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने कहाँ उसको देखा। महमूद फारूकी साहब एक हैं जो इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने ही इसको री इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। दरअसल ये अंग्रेज़ों के टाइम फिर बंद हो गया था, क्योंकि जब अंग्रेज़ आ गए तो उनको वो स्टोरी टेलिंग से, दास्तान गोई से ज़्यादा मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो थिएटर लेकर आ गए थे, वो सिनेमा लेकर आ गए थे, वो बाकी और फॉर्म्स लेकर आ गए थे एंटरटेनमेंट का। तो उस दौरान ये दास्तान गोई बहुत स्ट्रगल करी। देन अगेन ये 10-15 साल पहले महमूद फारूकी साहब ने और शेख उनके
शमशुल रहमान फारूकी साहब ने इसको वापस से इंडिया में लाया और काफ़ी अब तो दुनिया भर में दास्तान गोई सुनाई जाती है और ख़ासकर इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी। जी हाँ, वो मैं बड़ा इंट्रीग्ड हूँ इसको करने के लिए कि मुझे बैठ के 1.5 घंटा एक कोई फैंटेसी स्टोरी सुनानी है लोगों को कि क्या मैं इस तरीके से एंगेज कर सकता हूँ अपनी आर्ट से कि 1.5 घंटा मैं बैठा रहूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ कहानी कह रहा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं। वो क्वेश्चन है कि क्या मैं तब एंटरटेन कर सकता हूँ, तो मैं वो चाह रहा हूँ करना। मुझे आपकी प्रतिभा में कोई शक नहीं है और मैं समझता हूँ कि आप कर भी सकते हैं और ज़रूर करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अगर आप कुछ और बताना चाहें, कहना चाहें तो हमें बताइए। सर बाकी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ जब आप लोगों के रिएक्शंस मिले, क्योंकि वो एक्टर को वो पूरी टीम को बहुत ज़्यादा ही पुश करता है। और जहाँ तक इस प्ले में हमने कैरेक्टर्स के साथ करा है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्ले भी है विलियम शेक्सपियर का। इट इज़ लाइक एक सबसे ज़्यादा लंबा प्ले है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, कुछ 27,000 वर्ड्स है इसमें और लेंथीएस्ट प्ले है उसमें। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि इसको एडिट करना। अगर हम इसको फुल फ्लेजेड करते तो ये 3.5 घंटे 4 घंटे का ड्रामा है पूरा, बट हमने इसका जो बाहर का पॉलिटिकल ड्रामा था उसको कट कर दिया। खासकर हम ले आए इसको फैमिली और उसमें कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंस भी है वो लोगों को ज़्यादा। हालांकि पॉलिटिकल ड्रामा भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस होता है जो शेक्सपियर लिखते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा सोचा कि इसको एडिट करके हम ऐसा करें कि फैमिली की जो टेंशन्स हैं वो दिखे और उसके ज़रिए भी पॉलिटिक्स भी देखे और मोरालिटी भी देखे कैरेक्टर्स की। जैसे क्वीन का कैरेक्टर था सर, लाइन वाइज वो बहुत ही वीक कैरेक्टर है, मतलब ज़्यादा कुछ प्रेजेंस नहीं है, बट हमने अश्योर किया कि एज एन एक्टर इफ़ यू आर प्लेइंग दैट कैरेक्टर, मुझे ये कैरेक्टर स्टेज पे दिखना चाहिए। सिर्फ ऐसा ना लगे कि ये क्वीन है, ये गर्ट्रूड है। गर्ट्रूड एक पहले हैमलेट के फादर की वाइफ थी, अब चाचा की वाइफ हो गई, क्लॉडियस की वाइफ हो गई। नहीं, शी हैज़ समथिंग। वो शायद वो तख्त से उतरना नहीं चाह रही, इसलिए उसने कॉम्प्रोमाइज़ करा कि ठीक है अगर क्योंकि अमूमन यही होता है कि अगर आपका राजा हस्बैंड है और वो मर गया है तो जो कोई राजा बनेगा उसकी बीवी उनके भाई से उन्होंने शादी की, पावर शिफ्ट हो जाएगी। बट उन्होंने वो स्टैंड लिया और 1 महीने में ही शादी कर ली। तो ये उस ज़माने में बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है। आज अगर कोई औरत कर दे तो हम लोग पता नहीं उसके कैरेक्टर को क्या क्या कर देंगे, लेकिन उस ज़माने में इस तरह का लिखना, इमेजिन कर पाना और करना, ये बहुत बड़ा स्टेप है कि वो रिवॉल्ट कर रही है कि ठीक है मेरा हस्बैंड मर गया तो मैं क्या करूँ। मुझे अगर पावर चाहिए, आपको मॉरली वो गलत लग सकता है स्टेप, बट पॉलिटिकली आई थिंक वो सही है। मैंने उनकी एक्टिंग भी हमें बहुत अच्छी लगी और आपने सही कहा कि उनका भी कैरेक्टर काफ़ी अच्छा उभर कर आया वहाँ पे और उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई वहाँ पे। क्योंकि बाकी मैंने कई जगह देखे भी थे, मैंने वीडियोस भी देखे, क्योंकि जब हम रिसर्च चल रहा था तो बहुत वो कैरेक्टर हमेशा वीक रह जाता था कि क्वीन है बस, गर्ट्रूड हैं, हैमलेट की मदर है। नहीं, दोनों हमारे ओफेलिया और गर्ट्रूड दोनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा उस प्ले में दबाए जाते हैं। वो कहें अगर कि मिसोजिनिस्ट हैमलेट कहें या फिर पेट्रियार्की समाज कहें उनका, तो वो चीज़ों में भी हमने कोशिश करी कि कहाँ कहाँ हम लिबर्टी उठा सकते हैं और एक्चुअली शेक्सपियर ने लिखा भी है उसमें, तो हमने उसको थोड़ा सा और हाईलाइट किया। और क्लॉडियस के बारे में भी अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं गलत किया अपने भाई को मार कर, और लेकिन आज के टाइम पे भी लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भाइयों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। हमारे पास इतना बड़ा टेक्स्ट है महाभारत, वो भी भाइयों का ही टसल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कहानी को भी हमने कहा कि मॉरली आपको गलत लगेगा कि भाई को नहीं मारना चाहिए, नहीं लेकिन रेलेवेंट है आज भी। हाँ। आज भी रेलेवेंट, हमारी सोसाइटी जैसे उभर कर आ रही है तो रेलेवेंट है। इसीलिए हैमलेट ज़्यादा इम्पैक्ट करता है लोगों को कि वो क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहा है, आपकी मोरालिटी पे सवाल उठा रहा है, आपके सोशल डिलेमास पे सवाल उठा रहा है, आपके पॉलिटिकल एक्शंस पे सवाल उठाता है, और जो कि 400 साल पहले का है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है ये तो हमारी और आपकी बात कर रहा है। राइट। हम आपकी लीडिंग लेडी से भी मिलना चाहते हैं। ज़रूर। तनु, आपका स्वागत है इस शो में, और आपने ओफिलिया का कैरेक्टर इसमें निभाया था, तो उस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए और ये बताइए कितना मुश्किल था या कितना आसान था वो कैरेक्टर निभाना। आई थिंक ओफिलिया का कैरेक्टर मुश्किल है, बट आई फाइंड ओफिलिया relatable in so much sense that I don't want to be relatable to the character. ओफिलिया मुझे लगता है भोली भाली सी नाइव लड़की है, डम नहीं है, नाइव है।
दूसरा आई थिंक when you have someone constantly telling you what to do and what not to, उसका भाई भी उसको बोलता है कि तुम ये करो ये नहीं करो, उसके पापा उसको constantly बोलते हैं ये करो नहीं करो, तो यू समवेयर आपको वो एबिलिटी नहीं रहती है, खुद पे आप भरोसा नहीं करते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो यू लॉस दैट सेंस कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका थॉट प्रोसेस ही कहीं लॉस्ट है। तो when you're in love you become rebellious, तो वो रेबेल हुई फर्स्ट सीन में जब वो लियाती उसको बोलती है कि नहीं, मतलब एक पॉइंट अपना रखती है, तो वो जब प्यार में है तो वो अपना पॉइंट भी उसने रखा है, बट आगे जाके वो लॉस हो जाती है। आई थिंक दैट लीड्स टू हर मैडनेस, और पोलिनियस जब वो मर जाते हैं तो ऑल टुगेदर वो मैडनेस की तरफ चली जाती है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा आपने निभाया वो कैरेक्टर। हमने देखा, जैसे मैंने सैफ से भी शुरू में कहा कि ये मैं कितने सालों से यहाँ पे नाटक देख रहा हूँ, एनएसडी में भी मैंने बहुत नाटक देखे हैं, बड़े साहब मुझे बहुत शौक़ है नाटक देखने का। तो खैर एनएसडी की तो कोई इसका जवाब ही नहीं है, यहाँ पे भी जो ग्रुप आते रहे हैं अच्छे नाटक वाले करने भी आते रहे, लेकिन ये पहली बार हुआ कि उस ऑडिटोरियम से एक भी शख्स ना किसी से बात कर रहा था और ना ही उठ के बाहर गया, और बीच में इंटरवल भी नहीं था। तो ये खैर अच्छी बात थी कि इंटरवल नहीं तो वो थॉट्स टूट जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली लिया गया स्टेप था कि ये आपने सही कहा कि क्योंकि जब फेड आउट भी होता, फेड आउट भी नहीं था उसमें, देयर इज नो फेड आउट की एक कभी भी ऑफ नहीं होती पूरी लाइट, कोई ना कोई मूड और कोई ना कोई सीन की वजह से लाइट्स ऑन रहती है कि जो ऑडियंस है वो कहानी जब देखने आई है, हम जब किताब पढ़ते हैं या नॉवल पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, हम उस स्टोरी के अंदर रहते हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं किताब भी पढ़ रहे हैं और इधर फ़ोन भी चल रहा है या हम बात भी कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। सेम हमने प्ले के साथ भी कि यू आर हियर, आप इस टाइम हैमलेट में हैं, अब ना आपको फ़ोन देखने की ज़रूरत है क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि नो फेड आउट, नो इंटरवल, नथिंग, स्टार्ट टू एंड आप ऐसे बैठे रहें, देखते रहें। तो ये चैलेंज था सब हमारे लिए। आपका आगे क्या पाथवे है, आप क्या करना चाहते हैं? I think I haven't even started. It was my first play. तो मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा है, तो आई थिंक मेरा लर्निंग प्रोसेस चल रहा है अभी, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ विद अस। आप आए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में अपने उस मुकाम पे पहुँचें जो आपने सोचा है कभी कि आप करेंगे। इतनी मेहनत जो आपने करी है इतने सालों से, वो रंग लाए, ये हमारी आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक एक्टर्स थ्राइव करते हैं अटेंशन के लिए, है ना, तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग अस सो मच इम्पोर्टेंस। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अभी आपने देखी एक मुलाकात सैफ अंसारी और तन्नू के साथ में, जो उभरते हुए एक्टर्स हैं और ये अपना मुकाम बनाना चाहते हैं बॉलीवुड में और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिलता है। आप देखते रहिए हमारा चैनल दी अवतार सेठी शो, और अगर आपने इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और मुलाकात के साथ में, किसी और शख्सियत के साथ में। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू अगेन।